हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो कि आने वाले बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने थर्ड पार्ट तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। बाकी पार्ट्स को भी आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स, वो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम बीपीएसएससी के पैटर्न को लेकर मैं चलता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताना है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेशम कीट के लार्वा से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो कच्चा रेशम होता है उसको बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं। ये तरह कह सकते हैं कि रेशम के कीटों का पालन किसे कहते हैं, तो वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्बर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बल्बर क्या होता है। बल्बर जो होता है, बल्बर का वास्तविक जो मतलब होता है वो होता है वसा, ठीक है, यानी कि फैट। तो ये कह सकते हैं कि सघन जो कि वसा की परत जो होती है उसको हम बल्बर के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस भी बिल्कुल आसानी से आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीवाणु भोजी, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं, तो बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जीवाणु भोजी इंग्लिश में इसको बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें नाम होता है सिर्फ जीवाणु, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप होता है वो एक प्रकार का विषाणु होता है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। यानी कि एक वायरस होता है लेकिन इसको जीवाणु भोजी कहा जाता है, बैक्टीरियोफोज कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं उनको हम लोग जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स, बाइल के संदर्भ में हमें यहाँ पे बात करना है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होते रहता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता है कि जो मानव शरीर में पित्त का स्राव होता है वो यकृत के द्वारा होता है, और जो जमा होता है वो जाकर पित्ताशय में होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका पीएच मान जो होता है वो फ्रेंड्स 6.5 होता है। देखिए यहाँ पे ये गलत किया गया। जो पित्त का पीएच वैल्यू होता है एक प्रकार का क्षारीय होता है और इसकी वैल्यू 7.7 होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 6.5 के बारे में बात करें तो एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, 6.5 से फ्रेंड्स जो कि ये किसका पीएच वैल्यू होता है, तो ये लार का पीएच वैल्यू होता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, सलाइवा का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था लेकिन सेकंड गलत था, इसलिए केवल और केवल एक हम राइट आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दूध को दही में संकलित करने वाला एंजाइम कौन सा है। यानी फ्रेंड्स, दूध को दही में जो परिवर्तित करता है वो कौन सा एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेनिन। यहाँ पे एंजाइम की बात की जा रही है तो रेनिन होगा। यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शन दिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो केसिन होता है दूध में जो पाया जाता है, केसिन। केसिन क्या है, जो दूध का रंग हल्का सफ़ेद होता है, सॉरी, जो दूध का रंग सफ़ेद होता है, हल्का नहीं, हल्का पीलापन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो केसिन होता है फ्रेंड्स, कि दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण दूध में उपस्थित केसिन ही होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि केसिन में देखिए 3 लेटर आ रहे हैं तो सफ़ेद में भी 3 लेटर आ रहे हैं। क्लियर। अगर बात करें कैरोटीन, तो दूध का जो फ्रेंड्स हल्का पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए कैरोटीन में 4 लेटर आते हैं तो पीलापन में भी तो 4 लेटर, इस तरह से याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा होता है वो उसको किस नाम से जानते हैं। तो दूध में पाए जाने वाले शर्करा जो होता है लैक्टोज कहते हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आपको एक एक करके सिंगल क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया करो। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था 200 लाइक का, लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर आप टारगेट को कंप्लीट नहीं करते तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये ज़रूरी है आपको देना, तो आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना लाइक का टारगेट रखते हैं उस लाइक को कंप्लीट किया करें। क्लियर फ्रेंड्स। तो फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन जो कि प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स वसा का। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ जो रवाकृत जमा होता है उसी को पित्त की पथरी कहते हैं, ठीक है। पित्त की पथरी जो होता है फ्रेंड्स की वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है वसा युक्त भोजन यानी कि
वसा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कौन सा जो कि कथन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटीनों का पाचन अमाशय यानी कि स्टोमच से प्रारंभ होता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि प्रोटीनों का पाचन जो कि अमाशय यानी स्टोमच से प्रारंभ होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों के छोटे पॉलीपेप्टाइड्स यानी फ्रेंड्स स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों कथन सत्य है, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है सहायक आहार कारक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन को। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो कि सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। और इसका विचार सबसे पहले किसने जो कि प्रस्तुत किया था या फिर दिया था? तो याद रखेंगे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने बताया था इस विचार को सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि विटामिन की खोज कब और किसने की थी। दोनों क्वेश्चन बताइएगा विटामिन की खोज कब और किसने की थी। निम्न पर विचार कीजिए, यानी फ्रेंड्स तीनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। पहला पॉइंट्स में पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत होती है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता हूँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो अग्नाशय है यहाँ से हमें जो इंसुलिन का स्रावन होता है वो आपको बताना है कि इंसुलिन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता है, इंसुलिन से रिलेटेड सब चीज़ आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी कमी से, इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कब खोज की गई थी, ये सारे पॉइंट्स आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एलोसोम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एलोसोम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो एलोसोम होते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको ये बता दूं कि एलोसोम आखिर हम लोग कहेंगे कैसे। आपको पता है कि जनरली फ्रेंड्स की 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। ठीक है, 23 गुणसूत्र यानी कि 46 होते हैं। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो एक जोड़ा होता है वो अलग होता है। जो समान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? या तो इसको समजात गुणसूत्र कह सकते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाता है जिसको ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम यानी कि समान जो कि गुणसूत्र होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो 23वां गुणसूत्र होता है यानी कि जो लास्ट में एक जोड़ी जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों स्त्रियों में भी अलग पुरुषों में भी अलग होते हैं। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे कि स्त्री में XX होता है और XY पुरुष में होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, जिस वजह से इसको कहते हैं फ्रेंड्स कि ये लिंग निर्धारण जो कि गुणसूत्र होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलोसोम, और हिंदी में आपको पता है कि फ्रेंड्स जो अलग अलग होते हैं यानी कि विषम जात कह सकते हैं। ठीक है, तो जो समान होते हैं उसको ऑटोसोम, जो विषम होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलोसोम। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स ऑस्टियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके निर्माण के लिए पाए जाते हैं? तो ये जो अस्थि का निर्माण होता है वो ऑस्टियोसाइट कोशिका के द्वारा ही होता है। तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि ऑस्टियोसाइट जो पाए जाते हैं वो अस्थि में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइसोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, इसलिए इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो किसी पेशी में संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एक्टिन और मायोसिन। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संकुचन प्रोटीन जो होते हैं वो किसको कहते हैं? एक्टिन और मायोसिन को। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि वनस्पति कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स वनस्पति कोशिका भित्ति कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था काइटिन किसकी कोशिका भित्ति होती है, तो जो फ्रेंड्स कवक की कोशिका भित्ति उसको हम लोग कहते हैं काइटिन। ठीक है, यानी कि जो कवक होते हैं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया था विडल और टैटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन है कि यकृत रोग यानी कि हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है?
जो हेपेटाइटिस बी रोग होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है और हेपेटाइटिस बी जो कारक होता है वो डीएनए वायरस होता है, यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हेपा डीएनए वायरस है। ठीक है, हेपा डीएनए वायरस। इसके कारण होता क्या है कि जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है उसमें सूजन आ जाता है और साथ ही साथ जलन पैदा होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स जिगर, जिसको कह सकते हैं यकृत कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका मेन पर्पस जो होता है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज से बनने वाले जो ग्लाइकोजेन होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइकोजेन में ये क्या करता है कि उसको परिवर्तित करके स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई व्यक्ति जो उपासना पे रहता है यानी कि जो उपवास पे रहता है तो उस समय जो ऊर्जा होता है वो यही रिलीज करता है। उस समय जब भोजन नहीं करता है तो जो पहले से कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजेन जो संग्रहित रहता है वो इसको प्रदान करता है, जिस वजह से एनर्जी मिलता रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यकृत जो होता है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में बदल करके स्टोर करता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देखा था। तो ये पॉइंट पे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या कह रहा है कि यकृत से स्रावित होने वाला पीले हरे रंग को, यानी कि जो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है उसको पीत कहलाता है। पीत कराता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हम लोगों ने देखा ऊपर में देखा था कि जो पीत का स्राव होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जो कि जमा कहाँ पे होता है? तो वो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। और ये किस रंग का होता है? तो पीले हरे रंग का होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्षारीय होता है तो कैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 7.7, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.7 होती है पीत का, तो कह सकते हैं कि क्षारीय द्रव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे इसी में क्या लिखे कि मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर पीत बनता है। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि दोनों कथन यहाँ पे सही हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों 1 और 2 सही हैं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधे पे बीज बनते लेकिन पुष्प नहीं लगते उनको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अनावृत फीसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण के रूप में देखें तो चीड़, देवदार, ये इसके उदाहरण के रूप में आते हैं। नेक्स्ट वन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है इसको हम लोग रेबीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेबीज, और ये प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि ये आमतौर पर क्या होता है कि जानवरों के काटने से होता है। जनरली आपको पता है कि ये कुत्ते के काटने से होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है। नेक्स्ट वन हमारा ये बनता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए भाई एक एक करके विचार कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि जो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है वो अमाशय से यानी कि स्टोमच से स्टार्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट है, पहला कथन किस कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या कह रहा है कि बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है जो कि दूध को दही में बदलता है। देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत कह रहा है, क्योंकि बच्चों में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, बच्चों में रेनिन होता है। ठीक है, बच्चों के अमाशय जो होता है स्टोमच में उसमें रेनिन पाया जाता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो फ्रेंड्स वो वयस्क यानी फिर जो अडल्ट लोग होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो हमारा गलत किया गया, फर्स्ट ऑप्शन सही था, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे और जो यहाँ पे सुधार करना था आप उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी शैवाल, लाइकेन और मॉस, इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे मॉस होना चाहिए था, मांसरे। ठीक है, मॉस होना चाहिए था। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय जो सूचक होते हैं वो लाइकेन और मॉस आते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? तो फल पकने की जो क्रिया होती है उसको तेज किया जा सकता है। तो फल पकने के लिए हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन सी का हम यहाँ पे टिक करेंगे, आसपास के इथिलीन जो कि सांद्रण को बढ़ाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस उनको भी देखना ज़रूरी बनता है।
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जनरली आपको ये चीज़ पता होगा कि जो जीवाणु होते हैं फ्रेंड उनको आकार के अकॉर्डिंग कई प्रकार से बांटा गया, लेकिन जो उनके आकार में सबसे छोटा जो जीवाणु होता है उसको हम लोग कहते हैं कोकस। कोकस कह सकते हैं या फिर गोलाडू भी इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, कोकस जनरली देता है। तो कोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में डिस्कस किया और साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। हम आपके साथ मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।